हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आप सभी को जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि मध्य प्रदेश जुडिशरी के प्रीलिम्स की एग्ज़ाम्स किस डेट को होने वाले हैं, तो 4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश आयोग ने यह घोषणा कर दी है कि आप सभी की परीक्षाएं 6 मई 2022 को कंडक्ट की जाएंगी। साथियों, आपके पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 1 महीने का टाइम आप सभी के पास बचा है। इस 1 मंथ में आप सभी को अपने पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार करने हैं। जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं आप MCQs लगाइए, क्वेश्चन पेपर लगाइए और बेयर एक्ट के जो मार्जिनल नोट्स हैं और इलस्ट्रेशंस हैं उन सभी को आप अधिक से अधिक फोकस करिए उस पर। बाकी कबीर जुडिशियल क्लासेज आप सभी के साथ में हैं। हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप सभी के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। इन 1 महीने के दौरान में हम 2015 से लेकर के 2021 तक के जितने पेपर्स आपके कंडक्ट किए गए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को हम लोग बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे MP जुडिशरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बता दूं आप सभी को ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज देखेंगे आप कि 2017 का जब क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग पिछले जो हम लोगों ने वीडियो किए हैं 2015 का, 2016 का और मैंने एक मॉक टेस्ट आप सभी के लिए कराया था, उन सब के जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा आप सभी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो 2017 के हैं ये पूछे जा रहे हैं। बाकी आगे के भी जो क्वेश्चन पेपर होंगे यही सारे क्वेश्चन आप सभी के PT के एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ कठिन संघर्ष करते रहना है। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से भली भांति समझना है और उसके पैटर्न को आप समझ करके तैयारी करिए। बाकी कबीर जुडिशियल क्लासेज आप सभी के लिए बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन डिस्कशन आपके लिए लेके आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोटिवेशनल कोट से, जो आपकी क्लास को ऊर्जावान बनाएगा और आपको मोटिवेट रखेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो मोटिवेशनल कोट से जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, आपका संघर्ष, आपकी कठिन परिश्रम ये जाया नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी यही संघर्ष, आपकी यही मेहनत आपको एक दिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना के रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर 1 द प्रीएम्बल, ऑप्शन 2 द फंडामेंटल राइट्स, and option number 3 the directive principles of state policy, and option number 4 the fundamental duties। तो ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसमें बहुत ज़्यादा किसी को कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आप तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? प्रीएम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीएम्बल। तो भारत के जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान निर्माताओं की दिमाग की कुंजी कहा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीएम्बल से जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि अभी तक भारतीय संविधान में प्रीएम्बल में कितनी बार संशोधन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा द वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया है। और भारत की लीगल सॉवरेंटी भारत के संविधान में निहित है, ना कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये किस केस में कहा गया था? 2021 के केस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की लीगल सॉवरेंटी भारत के संविधान में निहित है, ना कि बी द पीपल ऑफ इंडिया में। ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस केस में ये कहा गया है कि प्रीएम्बल संविधान का भाग है और किस केस में ये कहा गया है कि प्रीएम्बल संविधान का भाग नहीं है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली डिस्कस करते हैं कि अभी तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं। तो अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुए हैं। कौन संविधान संशोधन है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जोड़े गए हैं। चलिए, और ये किस केस में कहा गया था कि भारत की लीगल सॉवरेंटी भारत के संविधान में निहित है, ना कि बी द पीपल ऑफ इंडिया में? तो केशवानंद भारती का जो केस है वो प्रीएम्बल ही नहीं, भारत के संविधान के हर एक आर्टिकल जितने भारत की आज़ादी के बाद प्रमुख डिसीजंस में हैं, तो केशवानंद भारती बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ है। आपको जितने अधिक आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, केशवानंद भारती के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो डिसीजंस हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में नहीं बल्कि भारत के संविधान में निहित है। चलिए एक और केस हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं कि किस केस में ये कहा गया था कि भारत का संविधान जो प्रियम्बुल है वो संविधान का भाग नहीं है। तो इन रे बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बुल भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन वहीं पर एसआर बोम्मई और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बहुत क्लियरली कहा था कि भारत के संविधान का भाग ही नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रियम्बुल को बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में कहा गया है? तो एसआर बोम्मई और केशवानंद भारती केस, इन दोनों केस में ये कहा गया कि भारतीय संविधान का भाग भी है और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन इन रे बेरुबाड़ी वर्सेस यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बुल संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ स्टेट्स। तो भारत के संविधान का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन नंबर 4 स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए देखते हैं अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 63 हमारा डील करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, मतलब राज्यसभा का पदेन उपसभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति है। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 64 हमारा डील करता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 क्या है? तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद का, अपने ऑफिस का कार्यभार नहीं संभाल पा रहा या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर कोई और रीजन है, तो उस टाइम आर्टिकल 65 ये कहता है कि उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। 52 में राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 63 में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 60 हमारा क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन तो एक ही हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हम लोग उन सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई आसमान से उतर के कोई सवाल आपके लिए बनाने वाला नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन या फिर बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाएगा। संविधान है तो संविधान में जो क्वेश्चंस हैं पहले आते हैं वही आगे भी आएंगे। हाँ, कभी कभी होता है कि जब क्वेश्चन पेपर बहुत टफ करना होता है तो आयोग कुछ जो प्रोविज़न होते हैं, जो प्रोवाइजो होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, तो क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं, उन सब चीज़ों को जब क्वेश्चन पेपर में ऐड कर देते हैं तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन आपको जो मार्जिनल नोट्स हैं आर्टिकल्स के, सेक्शंस के, उन सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुली देखना है। तो आर्टिकल 60 क्या कहता है? ओथ आर अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 61 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो शक्ति का प्रावधान है वो आर्टिकल 61 है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल देखे? आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो राष्ट्रपति को ओथ एंड अफर्मेशन दिलाता है। आर्टिकल 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, all doubts and disputes arising out of or in connection with the elections of president shall be inquired into and decided by। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इलेक्शन कमीशन। तो आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है तो वो
कौन उसको देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको देखेगा। और किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 71 डील ये करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय में अगर कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। चलिए आर्टिकल 72 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है? तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और अब ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है? तो आप सभी लोग अपने नोटबुक में लिखिए, आर्टिकल 75(1) में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा प्रोविजन दिया गया है। इसमें आर्टिकल 75 में एक अमेंडमेंट करके एक क्लॉज जोड़ा गया है, आर्टिकल 75(1)(a). तो इसमें ये कहा गया है कि मतलब जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कितने % तक होंगे? तो 91 संविधान संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 91 संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने ये जोड़ा था कि मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या होगी वो 15% से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लिए। आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होगा, आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और आर्टिकल 124 में इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज, भारत के संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन बी लीगल राइट है, ऑप्शन 3 सोशल राइट है, ऑप्शन 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 44वां संविधान संशोधन के पहले भारत के संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? तो एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 आर्टिकल 31 क्या है? तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। इन दोनों आर्टिकल को ओमिट करके एक चैप्टर 4 जोड़ा गया भारत के संविधान में और आर्टिकल 300 ये जोड़ा गया, जिसमें ये बताया गया कि पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट ना घोषित करके उसको सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 19(1)(f) इसको ओमिट कर दिया गया और आर्टिकल 31 इन दोनों आर्टिकल को ओमिट करके आर्टिकल 300(a) ऐड किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ना होकर के सिर्फ और सिर्फ ये लीगल राइट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वर्ड यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रीएम्बल में यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया है? तो हम लोग दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल में किस एक बार संशोधन हुए हैं, 42वां संविधान संशोधन, और उसी में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? तो सोशलिस्ट और सेक्युलर और साथ में इंटीग्रिटी, यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस वर्ड भी जोड़े गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर 4 देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर टू ओथ। हम लोगों ने क्वेश्चन पहले कवर किया कि भारत के राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। ठीक है। आर्टिकल 326 में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया, उसी में चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 62 हम लोगों ने अभी देखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मनी बिल कैन ओरिजिनेट। मनी बिल कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, ऑप्शन नंबर 1 ओनली इन लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन 3 in both houses simultaneously and option number 4 at the joint session of both houses। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो मनी बिल कहाँ पर होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट किया जा सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग इस क्वेश्चन से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत रेलिवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आर्टिकल 109 हो गया, 110 हो गया, 112, 117, 121, 122, 123, इन सारे आर्टिकल्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आर्टिकल 109 क्या है, आर्टिकल 109 कहता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल के बारे में स्पेशल प्रोसीजर का प्रावधान आर्टिकल 109 में किया गया है। आर्टिकल 110 क्या डील करता है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल की परिभाषा 110 में बताई गई है। आर्टिकल 112 बजट का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 112 में किया गया है, लेकिन बजट का उल्लेख आर्टिकल 12 में नहीं किया गया। उसमें क्या लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट का प्रावधान तो आर्टिकल 112 में है, लेकिन बजट वर्ड नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल नंबर 117 क्या है, तो आर्टिकल 117 ये कहता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल के लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 117 में किया गया है। एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 121। तो आर्टिकल 121 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज पर संसद पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आर्टिकल 21 एक बेसिकली एक प्रोटेक्शन देता है हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को कि जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको संसद में किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन उस पर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 122 क्या है, तो संसद को ये प्रोटेक्शन देती है कि संसद में जो भी कार्यवाही की जा रही है उसको सुप्रीम कोर्ट में उस कोई कार्यवाही को वैलिडिटी को कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो 121 क्या है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपने जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उसके बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आर्टिकल 122 में क्या है, तो कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की किसी कार्रवाई की वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्टिकल नंबर 123, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक आर्टिकल 123 है और एक आर्टिकल है 213। ये दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम्स में ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 123 हमारा ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 123 में दी गई है और राज्यपाल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213 में दी गई है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। बाई ऑपरेशन ऑफ व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन लॉ कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोग देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन, जितने अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीधा मार्जिनल नोट से पूछ रहे हैं, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, किस सेक्शन में क्या दिया गया है। इसी वजह से हम अपने वीडियो में अधिक से अधिक पीटी की, देखिए पीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको अधिक से अधिक आर्टिकल याद रखने हैं। सेक्शंस हैं तो आपको सेक्शंस का मार्जिनल नोट्स याद रखना है, उसके इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो आपको याद रखने हैं।
तो ये आपकी केस लॉ क्या है, ये केस लॉ। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम आर्टिकल नंबर भी देखते हैं, किस आर्टिकल में क्या क्या गया है, सेक्शंस भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद केस लॉ भी देखते हैं और इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। क्योंकि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीटी की तैयारी के लिए अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपका पीटी ज़िंदगी में कभी होने वाला नहीं है। आपको देखिए, लॉ आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं ये आपका मैटर नहीं करता, लेकिन आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेक्शंस अधिक से अधिक आपको याद होने ही चाहिए। मार्जिनल नोट्स आपको अधिक से अधिक याद होने चाहिए, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ देखिए, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल इन दोनों एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50-50, यानी कि जो क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 50%, जो उसका जो कॉन्सेप्ट बेसिक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 20 से 30% पूछे जा रहे हैं। तो आपको मार्जिनल नोट्स कॉन्सेप्चुअल बेसिस के साथ साथ आपको सेक्शन वाइज भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 141, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे वो सारे कोर्ट में बाइंडिंग होंगे, बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल 141। चलिए हम लोग सारे आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल 140 क्या है। तो आर्टिकल 140 हमारा डील करता है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 हम लोगों ने देखा, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो सारे कोर्ट पे, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, टेरिटरी कोर्ट, उन सारे पर ये बाध्यकारी होगा। तो आर्टिकल 141 इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेयर डिसाइसिव। ठीक है, चलिए आर्टिकल 142 देखते हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एज टू डिस्कवरी। अब देखिए आर्टिकल 142 को एक कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान आर्टिकल 142 में किया गया है। और आर्टिकल 143 क्या है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति कोई कंसल्टेशन चाहेगा तो आर्टिकल 143 इसकी इजाज़त देता है। चलिए आप लोग बताइए कि किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट से उस कंसल्टेशन पावर का इस्तेमाल किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 143 में। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, जैसे दिल्ली लॉज एक्ट है, बेरूबाड़ी का जो केस था, अयोध्या मामला का जो डिस्प्यूट था, और इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसल्टेशन देने से मना कर दिया था। देखिए आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना बाइंडिंग है ना प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि जो राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेज कंसल्टेशन बता रहे हैं वो उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेज भी हैं वो राष्ट्रपति को बताने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 140 हो गया, 141 हो गया, 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली लॉज एक्ट में प्रेसिडेंट ने कंसल्टेशन किया था, बेरूबाड़ी केस में किया था, अयोध्या का जो डिस्प्यूट था उसमें किया था, इस्माइल फारूकी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन देने से मना कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु शैल प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन 3 वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है, द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा का स्पीकर ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसको बुलाता कौन है, तो उसको बुलाता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति करेगा। ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करेगा स्पीकर करेगा। इसमें देखिए कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, राष्ट्रपति बुलाएगा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर को एक साथ बुलाएगा। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन बुलाने के बाद उन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं और आप निश्चित तौर पे आप उसको अपने नोटबुक में लिख भी रहे होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
Constitution of India, which one of these cases it was held that smoking in public places in violation of fundamental rights of life and personal liberty। यानी किस केस में ये कहा गया था कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना किसी भी व्यक्ति का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करता है, यानी कि उसका वायलेशन करता है। ऑप्शन नंबर 1 मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन 2 मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। इन तीनों डिसीजंस को हम लोग बहुत ही इसका जो इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें क्या कहा गया हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मुरली एस देवड़ा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मुरली एस देवड़ा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मतलब कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करता है तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है किसी दूसरे व्यक्तियों को जिसको ये मुसीबत या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मोहिनी जैन केस हम लोग देखते हैं। तो मोहिनी जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। शंकरी प्रसाद का केस जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि आर्टिकल 368 की शर्तें पूरी से सामान्य हैं और संसद को बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद में ये कहा 1951 केस है कि मतलब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद बिना किसी शर्त के संशोधन कर सकता है, संशोधन को उसको करने की शक्ति दी गई है। बाकी इस जजमेंट को गोलक प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में चैलेंज किया गया था। फिर सुप्रीम केशवानंद भारती केस आया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। शंकरी प्रसाद से लेकर के गोलकनाथ प्रसाद और केशवानंद भारती केस हो गया, मनेका गांधी केस हो गया, इन सारे डिसीजन को जजमेंट को किसी दिन हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे अलग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए सूट filed for compensation for a wrong done to a person or movable property shall be instituted in the court within whose jurisdiction the wrong was done। Option number 2 the defendant resides, option number 3 the defendant personally works for gain, and option 4 any of the rest 3 ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑफ द रेस्ट 3 ऑप्शंस। तो देखिए सेक्शन 19 हमारा कवर करता है सीपीसी का, सूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 15 है कोर्ट्स इन व्हिच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो कोर्ट ये बताता है कि कहाँ पर केस इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट जो कोर्ट होगा वहीं पर केस फाइल किया जाएगा। और सेक्शन 16 क्या है, तो सेक्शन 16 हमारा कवर करता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अगला सवाल देखते हैं। इन ए सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी मेड एज डिफेंडेंट इज ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 द प्राइम मिनिस्टर, 3 द मिनिस्टर्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन 4 द यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए सेक्शन 71 आपका सीपीसी ये बताता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होता, सूट अगर फाइल करना होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सूट फाइल करी किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो किस नाम से वो सूट फाइल किया जाएगा। तो नाम क्या होगा, तो यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सूट फाइल किया जाएगा उसके अगेंस्ट में, या फिर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट केस फाइल करेगी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को केस फाइल करना होगा तो जो कंसर्न स्टेट होगा वो अपने राज्य के नाम से केस फाइल करेगा। तो आर्टिकल किस सेक्शन में, तो सेक्शन 79 ये करता है सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। एक सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 83 हो गया। तो सेक्शन 83 क्या कहता है, व्हेन एलियंस मिस यू, सेक्शन 83 यानी कि एलियंस कब सूट उनके ऊपर फाइल किया जाएगा। 86 क्या है, तो सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एंड एम्बेसडर एंड एनवेज। तो 86 ये कहता है कि मतलब जो फॉरेन रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, इनवोज होते हैं, तो उनके खिलाफ में सूट कब फाइल किया जाएगा। तो सेक्शन 86 ये कवर करता है। 83 क्या कवर करता है, व्हेन एलियंस मिस यू, एंड सेक्शन 79 क्या है, तो सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होगा और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के नाम से केस फाइल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज जजमेंट डेटर? ऑप्शन 1 is under no liability at all, B is liable only to the extent of the property received by him from deceased judgment debtor, 3 has absolute liability coextensive with that of judgment debtor no matter that he receives no property from the deceased. Option 4 none of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 14 देखते हैं। Civil Procedure Code, no permission to sue as an indigent can be granted if option 1 if the application does not disclose a cause of action, option B any other person has agreed to finance the litigation, option 3 the interest of application in subject matter stands transferred to another person, option 4 all of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो किस ऑर्डर में सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन दिया गया है? तो ऑर्डर 33 में सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। ऑर्डर 32 क्या है? तो सूट्स बाय आर अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ऑर्डर 35 क्या है? तो इंटर प्लीडर के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो ऑर्डर 35 में किया गया है, इंटर प्लीडर। और ऑर्डर 44 क्या है? तो अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन को अपील करना होगा तो ऑर्डर 44 इसके लिए प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो कितने पीरियड के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 24 मंथ, 24 महीने के लिए अटैचमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यूड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 मंथ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Under which of the following conditions a plaintiff cannot be rejected? It fails to disclose the cause of action. B. It is not filed in dispute. 3. The plaintiff fails to comply with the provision of Order 7, Rule 9, CPC. And option 4. It is filed in a court of incompetent jurisdiction. तो correct answer क्या है? It is filed in a court of incompetent jurisdictions. तो Order 7 क्या डील करता है? प्लेंट से। ऑर्डर 7 प्लेंट को डील करता है। ऑर्डर 6 क्या है? तो प्लीडिंग जनरली के बारे में प्रोविजन करता है। और ऑर्डर 8 क्या है? तो ऑर्डर 8 करता है, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ सूट, टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट, ऑप्शन 3 टेम्पररी इंजंक्शन और रेगुलेटेड by the CPC 908, and option 4 temporary injunction are form of preventive in relief। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। सिविल प्रोसीजर कोड एंड एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड। तो ऑर्डर 9 रूल 30 में यह प्रावधान करता है कि एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड। तो ऑर्डर 9 क्या है? तो ऑर्डर 9 हमारा ये कहता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। और रूल 13 इसका क्या है? कहता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अंडर सेक्शन 100 CPC सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स। क्या इन्वॉल्व करना चाहिए? क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ऑप्शन 2 क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, ऑप्शन 3 मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, एंड ऑप्शन 4 ए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीडिंग सेल कंटेन्स मटेरियल फैक्ट्स ओनली, बी ओनली लॉ, 3 फैक्ट्स एंड लॉ बोथ, एंड ऑप्शन 4 एविडेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मटेरियल फैक्ट्स ओनली। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री, ऑप्शन बी कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, ऑप्शन 3 इट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव।
तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका है एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच प्रोसीडिंग्स रूल 3, 4 and 8 ऑफ ऑर्डर 22 ऑफ CPC शैल नॉट अप्लाई। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, तो ऑर्डर 22 हमारा क्या कहता है कि डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। CPC, नो प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड इन ए पार्टीशन सूट, बी इन ए सूट सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल एग्रीमेंट, 3 in a suit seeking the relief of foreclosure, ऑप्शन 4 in a suit seeking a relief of redemption। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इन ए सूट सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल एग्रीमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिक्री किस सेक्शन में है। सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया डिक्री। ऑर्डर 20 क्या है? तो ऑर्डर 20 डील करता है जजमेंट एंड डिक्री से। ऑर्डर 21 क्या है? तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर से है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। राइट टू लॉज कैविएट इज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कैविएट को लॉज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 148A कैविएट लॉज करने का प्रावधान करता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर from any accidental slip may be corrected by the court under which sections of CPC। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन नंबर 152 प्रोविजन ये करता है कि अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 26 टीपीए का है। हम लोग टीपीए के सवाल देखते हैं। अंडर सेक्शन 3 ऑफ टीपीए एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज, अगर इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन टीपीए में डिफाइन किया गया तो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है ए नॉन टेस्टामेंटरी राइट। क्वेश्चन नंबर 27, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वेदर वन को ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट पार्टीशन। ऑप्शन 1, ही कैन ट्रांसफर हिज शेयर बट नॉट ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर भी आपका यही है, ही कैन ट्रांसफर हिज शेयर बट नॉट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डज एग्रीमेंट टू सेल कन्वे द टाइटल टू द परचेजर। ऑप्शन नंबर 1, नो इंटेंडिंग परचेजर हैव राइट टू गेट कन्वीनियंस इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ऑप्शन बी, यस इफ इंटेंडिंग परचेजर हैज पेड फुल कंसिडरेशन। ऑप्शन 3, यस इफ अटेस्टेड एंड 4 डज नॉट प्रोवाइड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इंटेंडिंग परचेजर हैज राइट टू गेट कन्वीनियंस इन द फॉर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो अब चलिए देखते हैं सेक्शन 5 क्या डील करता है। तो सेक्शन 5 हमारा डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और सेल किस में डिफाइंड है? तो सेक्शन 54 में सेल बताया गया है। और सेक्शन 55 क्या है? तो राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन जो बन रहे हैं हम छोड़ते भी चल रहे हैं, क्योंकि समय 50 क्वेश्चन कवर करने में मोर देन 1 घंटे हो जाते हैं। हमको 3 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं 50-50 क्वेश्चन के, तो 1-1 घंटे के 3 वीडियो बन रहे हैं, 3 घंटे हो जा रहे हैं। तो हमको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी कराना है, उसको सॉल्व भी कराना है, साथ में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको भी डिस्कस करना है। तो हम लोग क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से मोस्टली देखेंगे, बाकी जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ए गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वाइड एज टू द सेकेंड पार्ट ओनली। ठीक है, तो गिफ्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है? तो सेक्शन नंबर 122 में गिफ्ट डिफाइंड है। 126 आपका बताता है कि कब गिफ्ट को रिवोक और सस्पेंड किया जा सकता है। 126 सेक्शन 127 आपका ओनरस गिफ्ट है, और सेक्शन 128 आपका यूनिवर्सल गिफ्ट का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वेदर ए हिंदू पर्सन कैन गिफ्ट हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका नो, हिंदू पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर होल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 31,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हु में सू फॉर रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन के लिए सू कौन करता है? मॉर्गेजर। बेसिकली जो मॉर्गेजर का राइट होता है उसको रिडेम्पशन बोलते हैं, और जो मॉर्गेजी का राइट होगा उसको फोरक्लोजर या सेल बोलते हैं। फोरक्लोजर का राइट किसको है? तो जो सेक्शन 58 सी में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, तो फोरक्लोजर का राइट सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल सेल में दिया जाता है। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं एक एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसके। सेक्शन 58 आपका डिफाइन करता है मॉर्गेज से, सेक्शन 58B सिंपल मॉर्गेज, सेक्शन 56C मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सेक्शन 58D यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, सेक्शन 58E इंग्लिश मॉर्गेज, और सेक्शन 58F मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और लास्ट सेक्शन कौन सा है? 58G एनामुलस मॉर्गेज को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बाय व्हिच ऑफ दीज मोड्स एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड, तो बाय एन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ट्रांसफर के थ्रू एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर इज, देखिए माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? वाइड एब इनिशियो होता है। इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या है? केस कौन सा है? तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन आपका सेक्शन 68 ये प्रोवाइड करता है कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो नेसेसिटी सप्लाई करता है, तो उसके लिए वो चाहे माइनर हो, चाहे पागल हो, या फिर कोई भी अदर व्यक्ति हो, उससे उसकी प्रॉपर्टी से अपना वो शेयर, अपना जो रिइंबर्समेंट है वो ले सकता है। ठीक है, जैसे 68 में एक इलस्ट्रेशन है कि बी एक पागल है, बी को जो पागल है पत्नी और बच्चे को उसके जीवन की स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदान ए करता है, तो बी को संपत्ति से ए के रिइंबर्समेंट या प्रतिभूत पाने का हकदार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन व्हिच केस फ्रॉड इज कमिटेड बाय साइलेंस, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए डिड नॉट डिस्क्लोज बी एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज कार दैट ही हैड स्टोलन द कार। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसमें कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 14 हमारा डील करता है फ्री कंसेंट से। तो फ्री कंसेंट कब होता है? तो जब उसमें क्वायर्जन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो और मिस्टेक नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो फ्री कंसेंट के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है। तो सेक्शन 15 हमारा डील क्या करता है? तो सेक्शन 15 डील करता है क्वायर्सन से, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस से, सेक्शन 17 डील करता है फ्रॉड से, और सेक्शन 18 डील करता है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन से, और सेक्शन 20 हमारा डील करता है मिस्टेक से। ठीक है, देखिए सेक्शन हमारा 19 ये बताता है कि अगर ये मिस्टेक को छोड़ करके बाकी जो आपके 4 चीज़ें बताई गई हैं, क्वायर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर एग्रीमेंट होता है तो ये वाइडेबल होगा, लेकिन मिस्टेक अगर होता है एग्रीमेंट में तो वो वाइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कवर करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुडविल फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया टू व्हिच द परचेजर एग्रीड इज, तो 35 हमारा ये कहता है कि अगर सेल ऑफ गुडविल है तो वो क्या है? वाइड है, वाइडेबल है या वैलिड है? तो ये वैलिड है। देखिए बेसिकली सेक्शन हमारा जो 27 है उसका एक्सेप्शंस है। सेक्शन 27 क्या है? तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हम रिस्ट्रेंट करते हैं तो वो वाइड होगा, लेकिन अगर गुडविल हम सेल कर रहे हैं तो ये वैलिड होगा। सेक्शन 26 साथ में देख लेते हैं। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, लेकिन माइनर का एग्रीमेंट है तो वो वैलिड है। सेक्शन 28 क्या है? तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले चलते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ इट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, इट इज कॉज्ड बाय कोर्सन, इट इज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। हम लोगों ने भी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि अगर फ्रॉड है, कोर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, मिस्टेक है तो वाइड होगा। लेकिन आपका सेक्शंस
24 और 25 ये प्रोविजन करता है। 24 ये कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। 25 क्या कहता है, तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशंस वाइड होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शंस ये है कि एग्रीमेंट इन राइटिंग और रजिस्टर्ड, अगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी आप कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा, या फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के रेफरेंस में अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर भी एग्रीमेंट आपका वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइड इफ इट इज मेड first in restraint of the marriage of a person not being minor, b in restraint of any trade if the goodwill of trade is not sold, 3 by way of wager, and option 4 to pay a time barred debt। तो करेक्ट आंसर क्या है, to pay a time barred debt is not wide। ठीक है, बाकी इन सब में वाइड एग्रीमेंट होगा वो। 38 देखते हैं। A employs B to beat C and agrees to indemnify his against all the consequences of the act. B thereupon beats C. B is sued for damages by C, which is correct in given option। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 is liable to indemnify, B only A is liable to C, ऑप्शन 3 A is not liable to indemnify। देखिए ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं उसके लिए कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है। हम लोगों ने भी सेक्शन 23 और 24 देखा, तो यहाँ पर A is not liable to indemnify B for those damages। क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इज डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 124। 125 क्या कहता है, तो राइट्स एंड राइट्स ऑफ इंडिमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। 126 क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर है। चलिए अगला सवाल है, द प्रोविजन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड इन। किस सेक्शन में दिया गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है कि संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। तो इसमें कितने प्रकार के डैमेजेस की बात करता है ये, तो दो प्रकार के डैमेजेस की बात करता है, एक जनरल डैमेजेज, एक है स्पेशल डैमेजेज। वहीं आपका 74 सेक्शन ये कहता है कि कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड, यानी कि जब एग्रीमेंट के दौरान ही दोनों पार्टी ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जब एग्रीमेंट को अगर वायलेट किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, तो इतने रुपए आप हमको पेमेंट करेंगे, अगर हम एग्रीमेंट को तोड़े तो हम इतने रुपए पेमेंट करेंगे। तो इसको हम लोग लिक्विडेटेड डैमेजेज बोलते हैं, सेक्शन 74। क्वेश्चन नंबर 41 कवर करते हैं। अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA एक्ट, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ टू रिकवर पोजीशन, he has to prove his title, option B he has to prove his prior possession, option 3 he has to prove both his title and prior possession, and option 4 none of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, he has to prove his prior possession। चलिए हम लोग सेक्शन 6 देखते हैं SRA का। तो SRA का सेक्शन 6 क्या कहता है, डिस्पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर डिस्पोजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है तो कितने दिन के अंदर में डिस्पोजिशन होना चाहिए, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम डिस्पोजिशन। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और आता है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन किसके अगेंस्ट में होगा, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट में होगा, एक कंपनी है उसके भी अगेंस्ट में किया जा सकता है, और एक जो फर्म होता है उसके भी अगेंस्ट में सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन लाया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग SRA में कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल इसमें रेलिवेंट होता है कि नहीं होता है। तो सेक्शन 6 क्लियरली कहता है कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 16। और एक और सेक्शन पूछा जाता है कि जो ऑर्डर और डिक्री पास होती है सूट की, क्या वो अपीलिएबल और रिव्यूएबल होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि एन ऑर्डर और डिक्री पास्ट सूट नीदर अपीलिएबल नॉर रिव्यूएबल, यानी ना उसका अपील किया जा सकता है ना उसका रिव्यू किया जा सकेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग कवर करते हैं। इन ऑर्डर टू succeed in the suit for the specific performance of a contract for sale, the plaintiff has to ever and prove that option 1 his readiness and willingness to perform the contract, option B only his readiness to perform the contract, option 3 only his willingness to perform the contract, and option 4 only his potential to perform the contract। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 his readiness and willingness to perform the contract। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेटलमेंट अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कौन है? तो वेयर बाय एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड बाय बिल, बी वेयर बाय डिवोल्यूशन ऑफ एन इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ, 3 वेयर बाय डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ, 4 whereby devolution of interest in an immovable property is only agreed to be disposed of। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, whereby an interest in the property is developed by bill। क्वेश्चन नंबर 44, specific relief act, a plaintiff in a suit based upon contract for sale may seek the relief of succession of a contract। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो ऑप्शन 1 इन अल्टरनेटिव टू द रिलीफ टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी डिक्री फॉर स्पेसिफिक अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज, ऑप्शन 4 इट इज वाइडेबल बाय हिम, एंड ऑप्शन 4 इन ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर का क्या है? इन ऑल ऑफ देम। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, द जुरिडिक्शन to decree of specific performance is discretionary and the court is not bound to grant such relief merely because it is lawful to do so। These words are taken from which sections of specific relief act? तो इसको किस सेक्शन के थ्रू इसको लिया गया है? तो सेक्शन 22 ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 22 के थ्रू इसको लिया गया है। द जुरिडिक्शंस टू डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिस्क्रिशनरी एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ मेरली बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो। ठीक है, अब सेक्शन 20 इसका क्या डील करता है? तो सेक्शन 20 डील करता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट आर्बिट्ररी बट साउंड एंड रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 46, सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज रिलेटेड विथ ऑप्शन 1 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी टेम्पररी इंजंक्शन, ऑप्शन 3 परपेचुअल इंजंक्शन, एंड ऑप्शन 4 मैंडेटरी इंजंक्शन। तो सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिलेट करता है मैंडेटरी इंजंक्शन से। वहीं पर सेक्शन 37 क्या है? तो टेम्पररी इंजंक्शन का प्रावधान सेक्शन 37 में है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू। तो किस पे अप्लाई करता है? सूट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अपील्स एंड एप्लीकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू अपील एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इन विच सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, रिव्यू और रिवीजन द टाइम रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अपील्ड शैल बी एक्सक्लूडेड अंडर। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको एक्सक्लूड किया गया है? ऑप्शन 1 12(1)(a), ऑप्शन बी 12(2), ऑप्शन 3 13(3) एंड ऑप्शन 4 14(a). तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 12 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग कवर करते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो एडीएसी और माइनॉरिटी इंसेंटी, ये जो तीन वर्ड्स हैं वो लीगल
डिसेबिलिटी में कवर होते हैं, इम्प्रीजनमेंट हो गया और आपका इंसॉल्वेंसी, ये दोनों चीज़ें नहीं कवर होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें से कई सारे एग्जाम में लगभग ये सवाल पूछे जाते हैं। ईडीएससी, माइनॉरिटी और इंसेंटी ये लीगल डिसेबिलिटी हैं, लेकिन इम्प्रीजनमेंट और इंसॉल्वेंसी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन टू फाइल सूट फॉर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, कितने साल के लिए लिमिटेशन है? तो 12 ईयर्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन का लिमिटेशन 12 साल है। चलिए हम लोग इस पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद का जो 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 2017 क्वेश्चन पेपर में हम लोग 3 वीडियो कर रहे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा भी हो और आपको आराम भी हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।